हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स में। बायोलॉजी के नोट्स पर मैं धर्मेंद्र कुमार आपका बार बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव तंत्र किसी भी एग्जाम्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वनडे एग्जाम्स में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, SSC GD हो, सीटेट का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, यानी जहां कहीं भी आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम लोग ह्यूमन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले पाचन के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करा दूं कि पाचन क्या है। तो पाचन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो भी अघुलनशील एवं जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वह अपने सिंपल फॉर्म में, अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ अपने सरल एवं घुलनशील इकाइयों में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अगर हम बात करें कि डाइजेशन को इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस और इट्स सिंपलर फॉर्म। जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो केमिकल्स की हेल्प से या फिर फिजिकल डाइजेशन के द्वारा अपने छोटे छोटे अणुओं में, अपने सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो पाचन तंत्र था। पाचन तंत्र मनुष्य में पाया जाने वाला एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो पाचन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं, सभी मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जी हाँ, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम जो डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्पफुल हो या हेल्प करता है, सब मिलकर के एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वह दो भागों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग हिंदी में आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। और दूसरा जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियां। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर के बना है, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल, आहार का मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब होता है नली, यानी ऐसी नली जिनसे भोजन होकर के गुजरता है। और दूसरा जो है पाचक ग्रंथियां। इस आहार नाल के साथ साथ कुछ पाचक ग्रंथियां भी जो होती हैं जो पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं। तो दोनों ही भाग मिल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें आहार नाल की, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो मनुष्य का आहार नाल जो है वो मुख गुहा से गुदा तक फैली लगभग 9 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक फैली लगभग 9 मीटर लंबी एक कुंडलित नली होती है। हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है, ये मुख गुहा यानी कि माउथ या आप कह सकते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और ये गुदा यानी कि एनस तक जाती है और 9 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। कुंडलित यानी कि फोल्डेड स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। तो आपने जाना कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो मुख गुहा
से गुदा तक फैला लगभग 9 मीटर लंबी एक कुंडलित नली होती है। यानी अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। और ये एक सीधी नहीं, एक कुंडलित नली होती है। कुंडली अर्थात की फोल्डेड, क्योंकि हम लोगों का जो स्टमक है, हम लोगों का जो इंटेस्टाइन है, या हम कह सकते हैं हमारा जो एब्डोमेन है, वो एक सीमित एरिया में पाया जाता है। अब 9 मीटर लंबी जो नली होती है वह इस सीमित एरिया में समाने के लिए, एडजस्ट होने के लिए कई बार अपने आप को फोल्ड करती है। तो इस प्रकार से हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें कई भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो है मुख। मुख को हम लोग इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। दूसरा जो भाग है वो है मुख गुहा, इसे इंग्लिश में बकल कैविटी बोलते हैं। तीसरा जो आहार नाल का भाग है वो होता है ग्रसनी, जिसे हम लोग फेरिंक्स के नाम से जानते हैं। चौथा जो है वो ग्लास नली, इसे ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है, ईसोफेगस। चौथा जो पांचवा जो है वो होता है आपका अमाशय, अमाशय यानी कि स्टमक। छठा जो है वो आपका आंत यानी कि इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और सातवां जो भाग है वो होता है गुदा यानी कि एनस। इस तरीके से आपको हमने बताया कि मनुष्य का जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 9 मीटर लंबी एक कुंडलित नली होती है, उसमें निम्नलिखित 7 भाग होते हैं। हमारा आहार नाल जो है मुख गुहा से गुदा तक फैला एक 9 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है, जिसमें 7 पार्ट्स होते हैं या 7 भाग होते हैं। पहला जो है वो है मुख यानी कि माउथ। माउथ आहार नाल का वह भाग होता है जिससे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे किसी कमरे में एक दरवाजा होता है, उसी तरीके से आहार नाल का फर्स्ट पार्ट जिससे हम लोग भोजन को इंटेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, उसी भाग को हम लोग माउथ बोलते हैं। माउथ के ठीक पीछे हमारा होता है बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। अगर हम अपने शीशे के सामने खड़े होकर के इस तरीके से मुख खोले तो ये अंदर का जो स्पेस दिखाई दे रहा है वही तो है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा जो होता है वो आहार नाल का वह भाग होता है जिसमें हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिए, जिससे भोजन को ग्रहण करते हैं वह मुख होता है, जबकि जिसमें भोजन को ग्रहण करते हैं, इंटेक करते हैं, वह पार्ट आपका बकल कैविटी कहलाता है। बकल कैविटी में अगल बगल जॉ यानी कि जबड़े स्थित होते हैं और उन जबड़ों पर टीथ यानी कि दांत होते हैं। इसका जो छत होता है उस छत को तालू कहते हैं और इसके फर्श पर जिह्वा स्थित होती है। ये कुछ संरचना होती है बकल कैविटी। बकल कैविटी के ठीक बाद ग्रसनी एक छोटा सा भाग होता है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप का एक कनेक्शन होता है। बकल कैविटी अपने पीछे जो है एक ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय संरचना में खुलती है, छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। अगला भाग जो है वो है ग्लास नली। ग्लास नली एक लंबी सी फूड पाइप होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। ग्लास नली जो है ये 25 सेंटीमीटर की होती है और यह जाकर के अपने नीचे अमाशय में खुलती है। अमाशय जो कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसमें 3 भाग होते हैं। आहार नाल ये अमाशय में 3 भाग होते हैं। पहला नाम जो होता है वो होता है कार्डियक, दूसरा भाग जो है वो है फंडिक या फंडस के नाम से भी बोलते हैं इसे, और तीसरा जो है वो है पाइलोरिक। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो आहार नाल है उसका सबसे चौड़ा भाग अमाशय यानी स्टमक होता है और स्टमक में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और
पाइलोरिक। हमारा जो अमाशय है ये भी 25 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, यानी अमाशय की लंबाई भी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगर एक चित्र के माध्यम से हम अमाशय को समझना चाहेंगे तो वह हमारा इस प्रकार से आएगा। तो स्टूडेंट, अगर हम चित्र के माध्यम से अमाशय यानी कि स्टमक को समझने की कोशिश करें तो उसका पहला पार्ट कार्डिया यानी कि कार्डियक होता है, जो कि हार्ट के पास स्थित होता है, और दूसरा जो भाग होता है वो फंडस या फंडिक नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा जो कि छोटी आंत की ड्यूओडेनम की तरफ होता है उसे हम लोग पाइलोरिक भाग कहते हैं। इस तरीके से अमाशय जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसके अंदर जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनसे गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। उसमें तमाम प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और वो भोजन के पचने में मदद भी करते हैं। इन सब का बात अभी हम लोग जब डाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ज़रूर जानेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अमाशय जो था वह उसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई थी। हम लोग बात करते हैं आहार नाल के अगले भाग की। आहार नाल का जो अगला भाग होता है जो कि अमाशय के बाद आता है उसे हम लोग आंत या इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन या आंत जो होते हैं यह दो भागों में बटा होता है। इंटेस्टाइन और या आंत जो है दो भागों में बटा है। एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिन्हें हम लोग छोटी आंत कहते हैं, और दूसरा जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसे हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। छोटी आंत जो है यह नाम से ही छोटा है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर की होती है। छोटी आंत की लंबाई जो है वो 6.5 मीटर होती है। चूंकि ये 6.5 मीटर होने के बावजूद कम स्थान में छोटे से प्लेस में अपने आप को फोल्ड करके स्थित रहती है, इसके कारण इसका नाम छोटी आंत रखा गया है। छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं जो हम आपको चित्र के माध्यम से। तो स्टूडेंट, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग जो कि स्टमक के ठीक बाद चालू होता है उसे ड्यूओडेनम या ग्रहणी बोलते हैं। ये सी के आकार का होता है जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है। उसके ठीक नीचे पिंक कलर का जो भाग दिखाया गया है वह है छोटी आंत का दूसरा भाग जिसे जेजुनम के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा कलर है वो आपका इलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि छोटी आंत का लास्ट भाग होता है और वही बड़ी आंत से जुड़ा भी होता है। छोटी आंत के बाद बात करते हैं हम लोग बड़ी आंत की। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये आहार नाल का एक चौड़ा सा भाग होता है। छोटी आंत की तुलना में इसकी जो नलियां होती हैं, जिसकी जो मोटाई है वह ज़्यादा होती है। यही कारण है कि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइज करता है, ज़्यादा स्थान घेरता है, जिसके कारण इसे हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं या बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत की लंबाई मात्र 1.5 मीटर की होती है और इसमें भी 3 भाग होते हैं जिसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो बड़ी आंत का पोजीशन है वो हमारे एब्डोमेन में कहाँ है, और बड़ी आंत का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जिसमें जो पहला भाग होता है वह सीकम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा भाग जो होता है वह कोलन के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा भाग है वह रेक्टम या मलाशय के नाम से जाना जाता है। आता है आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट, जिसे हम लोग गुदा या एनस कहते हैं। ये ओपनिंग होती है जहाँ के माध्यम से मल जो होता है यानी अपचित भोजन जो होते हैं, जो भोजन पचने के उपरांत वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है, वो मलाशय में एकत्र होता है और एकत्र होने के बाद गुदा के रास्ते जो होता है बाहर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र था उसमें से आहार नाल के कितने भाग होते हैं और किन किन भागों की कितनी लंबाई होती है, कहाँ पे इनका पोजीशन होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें पाचक ग्रंथियों की कि पाचक ग्रंथियाँ कितनी होती हैं और पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं और इनका रोल क्या है, इनका योगदान क्या है, तो पाचक ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं या हेल्प करती हैं। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो है वो है यकृत, जिसे हम लोग लीवर
कहते हैं। दूसरी पाचन ग्रंथि जो है हमारे शरीर में पाई जाती है वो है अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। पैनक्रियाज एक पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है जो कि आंत के ऊपर तथा आमाशय के नीचे स्थित होती है। साथ ही साथ मुख में पाए जाने वाली लाल ग्रंथियां, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड, तमाम प्रकार की ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसके कौन कौन से भाग थे और किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पाचन ग्रंथियां और ये एलिमेंट्री कैनाल के जो भी ट्रैक्ट्स हैं ये मिल करके किस तरीके से फूड का डाइजेशन करते हैं। यानी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है और किस तरीके से भोजन पचने के उपरांत हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।